नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारी जो केमिस्ट्री की जो पाठशाला चल रही है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी माध्यम के लिए 2026 और 27 के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अपने 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज जो है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है, यानी कि 8वीं क्लास है। इससे पहले जो है 7 जो है लेक्चर जा चुके हैं, ठीक है। लगभग ये चैप्टर समापन की ओर है। इसके 4 या 5 लेक्चर और आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। चलें, अच्छा देखते हैं कि आज की क्लास में बच्चों हमें क्या डिस्कस करना है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जानेंगे वैद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस। ये वाला जो टॉपिक जानेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ये टॉपिक आगामी जितनी भी क्लासें आएंगी, ठीक है, उन सभी क्लासों में इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कोई बच्चा नहीं जानता है तो आगे आने वाले टॉपिक को समझने में उसको समस्याएं आएंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम हैं, इसीलिए हम ये टॉपिक लेके आए। इलेक्ट्रोलिसिस को बेसिक से उठाएंगे, एकदम जड़ से, ठीक है, 0 लेवल से उठाएंगे और एकदम एडवांस लेवल तक चीजों को लेके जाएंगे। चलिए देखें आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। हालांकि पहले इसके बारे में हमने कुछ बता रखा है, लेकिन आज इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे, ठीक है, हर एक बात बारीकी से। दूसरा, वैद्युत अपघट्य के प्रकार और उदाहरण, टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं, ये भी जानेंगे। और वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को भी हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। लेकिन इससे पहले हमने इस क्लास में कुछ नया ऐड किया है, ठीक है। तो वो क्या ऐड किया है, तो सबसे पहले इसकी तरफ जरा देखें, ठीक है। देखो, हमने ये सोचा, हमने ये जाना कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बच्चों में अनुशासन संबंधित, संस्कार संबंधित और कुछ नैतिकता से संबंधित जो बातें हैं वो भी उनको बताई जाएं, ठीक है। क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है स्कूलों में या कॉलेजों में, उस शिक्षा का केवल बस यही पर्पस रह गया है कि बच्चे को शिक्षित करना, यानी कि किताबी भाषा तक सीमित रह गया है, ठीक है। बच्चों में नैतिकता का, संस्कारों का और अनुशासन का जो है अभाव होता चला जा रहा है दिन, मतलब पर डे, ठीक है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं। तो इस क्लास में हमने सोचा है कि इन क्लासों में पर डे कुछ ऐसे ना ऐसे हम जो है मोटिवेशनल एजुकेशन से रिलेटेड थॉट्स लेके आएंगे, कोट्स लेके आएंगे, जिनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हर एक बच्चे को मतलब पढ़ाया जाता है, एजुकेशन जो है बाल्यावस्था में क्यों जरूरी है, ठीक है। तो पर डे जो है इन ऐसे थॉट्स को लेके आएंगे, बच्चा इनके प्रति जागरूक होगा और ये जरूरी है, ठीक है। देखो, अच्छा इसमें क्या कहा गया है, देखो इसमें एक बहुत ही सुंदर, एक दमदार यहाँ पे लाइन दे रखी है, इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि फैक्ट यह है कि शिक्षा सिर्फ एक डिग्री नहीं है, शिक्षा सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ठीक है, बल्कि यह आपके आने वाले 50 साल की सुख, समृद्धि और सम्मान की गारंटी है, ठीक है। तो इस लाइन में ये कहा गया है कि शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं, जो भी एजुकेशन लेते हैं, तो उस एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक डिग्री को ही अचीव करना नहीं है, डिग्री को ही हासिल करना नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में, आज के समय में शिक्षा का यही उद्देश्य रह गया है, यही पर्पस रह गया है। हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज जो है इसीलिए बैठा है ताकि बच्चे को एक डिग्री दी जा सके, एक कागज दिया जा सके, एक प्रमाण पत्र दिया जा सके, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिग्री से ही काम नहीं चलता है आज के समय में। आज के समय में अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है, डिग्री है, मार्कशीट है, अच्छे नंबरों के साथ मार्कशीट है, अगर उस बच्चे के पास जो है नॉलेज नहीं है तो उस बच्चे की डिग्री 0 है, शून्य है, ठीक है, ये मान के चलें, ठीक है। इसके अलावा यह आपके आने वाले 50 साल की सुख, समृद्धि और सम्मान की गारंटी है, क्योंकि शिक्षा का धनी व्यक्ति
जहाँ भी जाता है सम्मान का पात्र होता है। ठीक है, शिक्षा से ही हर एक व्यक्ति एक सामाजिक मतलब व्यक्ति बनता है। समाज में कैसे रहना है, सामाजिक व्यवहार हमें कैसे करना है सामाजिक लोगों के साथ, ये सब हमें सीखना है। और शिक्षा से ही संबंधित हम अपने करियर को बनाते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस यानी कि व्यवसाय करते हैं, या कोई जो है प्रिपरेशन करते हैं, कोई अच्छी गवर्नमेंटल या प्राइवेट जॉब की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का विचार। आज का ये विचार कैसे लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसको लाइक करें। ठीक है, अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक लगे। हमारा ये थॉट्स कैसा रहा, हमने सोचा कि हर क्लास में ये जरूरी है। ठीक है, तो ये पर डे जो है आज से हर क्लास में लगभग लेके आएंगे। ठीक है, चलें अच्छा देखते हैं। जो बच्चे नए आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास 12 केमिस्ट्री हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर सुमित सर मैथ को भी डील करते हैं। ठीक है, तो मैथ ग्रुप के जो बच्चे हैं वो मैथ अटेंड कर सकते हैं। बायो ग्रुप में है तो बायो वाले ग्रुप हो, मैथ वाले ग्रुप के हों तो केमिस्ट्री, तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, चलें अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की अपनी क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहले देखते हैं कि वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमें जानना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स हम किन्हें कहते हैं, तो सिंपल सादा सी परिभाषा है कि वे सभी पदार्थ या रासायनिक यौगिक जो जल अथवा किसी अन्य ध्रुवीय विलायक में घोले जाने पर अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक, फिर इन वैद्युत अपघट्टों का जो विलयन होता है वो मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालक होता है। क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो वैद्युत अपघट्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी रासायनिक यौगिक हो, कोई भी पदार्थ हो जिसे हम जल में घोलें या उसकी गलित अवस्था में हो। ठीक है, तो गलित अवस्था में या जल में या किसी अन्य जल जैसे ध्रुवीय विलायक में जब उसको घोला जाएगा तो वो क्या होगा, उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि वो जिन आयनों से मिलकर बना है उन अवयवी आयनों में वो टूट जाएगा, यानी कि धनायनों और ऋणायनों में टूट जाएगा। ऐसे जो यौगिक होते हैं वो वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। चूंकि इनका जो जलीय विलयन होता है या ये अपनी द्रव अवस्था में, विलयन अवस्था में वैद्युत के चालक होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक, अच्छा, वैद्युत अपघट्ट कोई भी होता है वो अपनी पिघली हुई अवस्था में या विलयन वाली अवस्था में ही वैद्युत का चालक होता है। ठोस अवस्था में वो विद्युत का कुचालक होता है। क्यों, क्योंकि ठोस अवस्था में उसमें मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते। इसका एक बेहतरीन सा उदाहरण ले लें, नमक आप कंकड़ी वाला ले लें, उस कंकड़ी वाले नमक में शुष्क नमक है, उसको अगर आप उसमें तार टच करें तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर उसी नमक को आप जल में घोल दें तो जल में घोलने पर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो जो विलयन बनेगा नमक का वो विद्युत धारा का कंडक्टर होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को हम यहाँ इस स्लाइड में लिख के लाए हैं बेहतरीन तरीके से डायग्राम के साथ। आइए देखते हैं, देखें, सुने हमें केयरफुली। जो भी बातें हम बताते हैं सभी बच्चे हमें ध्यान से केयरफुली सुना करें, अटेंशन लेके। इन स्लाइडों की तरफ बाद में देखा करें। ठीक है, ये स्लाइडें आप लोगों के लिए ही लेके आए हैं। ठीक है, तो इनको बाद में देखें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन हमारे द्वारा बताई जाने वाली पहले सभी बातों को सुने, क्योंकि हम सिंपल भाषा में बताते हैं। कोई किताबी हमारी लैंग्वेज नहीं होती, रटी रटाई नहीं होती है, हमारे कॉन्सेप्ट सब पहले से क्लियर होते हैं। ठीक है, चलें अच्छा देखें, वैद्युत अपघट्ट के बारे में हम क्या कहें, इसकी परिभाषा देखें जो हमने बताई लगभग वही लिखी है। देखो, वे पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसा कि हमने बताया। ठीक, परंतु जलीय विलयन में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में या गलित अवस्था में, मोल्टन स्टेट में अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने देते हैं। वैद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते
है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गई, हमारे वैद्युत अपघट्ट की परिभाषा हो गई। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जिस तरीके से हमने जो भी परिभाषा बताई थी, समझाया था, तो वो परिभाषा भी लिख सकते हैं। बस एक बात ये ध्यान रखना कि कोई भी वैद्युत अपघट्ट है वो अपनी विलय मतलब अपनी गलित अवस्था में या जल में बनाए हुए विलयन में ही वैद्युत का चालक होता है। ठोस अवस्था में विद्युत का अचालक होता है। जैसे नमक का अभी हमने उदाहरण बताया, अभी इसी को हमने यहाँ पे लिखवाया है, इसको देखते हैं। देखो, वैद्युत अपघट्ट का व्यवहार, ठोस अवस्था में ये कुचालक है क्योंकि इसमें कोई आयन मुक्त अवस्था में नहीं होता है। जलीय विलयन में इसमें मुक्त आयन होते हैं। जैसे नमक को ले लीजिए, NaCl, तो ये ठोस अवस्था में है तो इसमें आयनिक अवस्था में नहीं है, तो इसलिए ये जो है विद्युत का कुचालक है। लेकिन जैसे जल में घोलेंगे तो नमक NaCl Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा, तो धनायन और कैटायन उपलब्ध होंगे जो कि विद्युत धारा का प्रवाह करने लगेंगे। ठीक है, आयन मुक्त होकर धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक आसान सा उदाहरण हमने लगा रखा है, हर एक बच्चा आसानी से उस उदाहरण को समझ सकता है। ठीक है, देखो, घर में रखा हुआ सूखा नमक यानी कि NaCl बिजली का कुचालक होता है, यानी कि बैड कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त आयन नहीं होते हैं। यदि आप सूखे नमक में करंट लगाएंगे तो बिजली पास नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप उस नमक को पानी में घोल देते हैं वह तुरंत बिजली का सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर बन जाता है। यहाँ पर नमक जो है वो एक वैद्युत अपघट्ट ही है। ठीक है, नमक को उदाहरण लेके आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बताई दिया आपने, बाद बाकी बताई दिया है, ये सूखा नमक है। ठीक है, सूखे नमक चाहे कंकड़ी वाला लेने, चाहे आप जिसका क्रिस्टल चूरा लेने पिसा हुआ, ठीक है, कुचालक होगा। अब आप इसी को पानी में डाल दें। ठीक है, पानी में जब डालेंगे तो नमक जो NaCl है वो पानी में घुल जाएगा, आयन देखो यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, जब आयन यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे तो बिजली पास होने लगेगी, सुचालक हो जाएगा। ठीक, देखो, जलीय विलयन गलित अवस्था में आयन मुक्त होकर धारा प्रवाहित करने वाले पदार्थ ही वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक, तो ये वैद्युत अपघट्ट की सामान्य सी परिभाषा। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना है। ठीक है, ये वाली बात और ये वाला उदाहरण। ठीक है, इतना लिख देंगे तो काफी अच्छे नंबर मिल जाएंगे और समझ में भी आ रहा है अच्छे से। ठीक है, चलें चलें अच्छा आगे देखते हैं इसके पीछे का विज्ञान क्या है। आइए इसके पीछे का कुछ विज्ञान हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको केवल समझाने के लिए स्लाइड है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है, इसको कॉपी में ना लिखें, ये केवल समझाने के लिए लाए हैं। जो बच्चे काफी वीक हैं, जिनका बेस काफी कमजोर है, तो इन उदाहरणों से बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, इसलिए हम स्लाइडों को इनको लेके आते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमें कोई ज्यादा वो नहीं है, जो भी हम बता देते हैं, जैसे ये स्लाइड लिख लें, जो भी पूछा जाए तो इसको जो है लिखना, बाद बाकी समझाने के लिए लेके आए हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। ठोस नमक में सोडियम Na+ और क्लोराइड Cl- आयन एक मजबूत रासायनिक बंध जाल में बंधे रहते हैं, यानी कि वो रासायनिक आयनिक बंधों द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, मुक्त नहीं रहते हैं। ठीक है, जिससे वे आपस में हिल डुल नहीं सकते हैं। जैसे ही हम इसे पानी में घोलते हैं, पानी के अणु इस बंधन को तोड़ देते हैं। जैसे ही हम NaCl को पानी में घोलते हैं, पानी के अणुओं के द्वारा क्या होता है, ये आयनिक बॉन्ड टूट जाते हैं और Na+ और Cl- एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब ये आयन पूरे विलयन में घूमने के लिए स्वतंत्र फ्री आयंस हो जाते हैं। जब हम बिजली की तारें डालते हैं तो यही तैरते हुए आयन करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। भाई विद्युत धारा हमने क्या बताया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में जाना, मुक्त आयनों का एक ही दिशा में जाना, यही तो विद्युत धारा का प्रवाह है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। चलें अच्छा, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाद बाकी इसको हमने समझाने के लिए यहाँ पर लगाया था। ठीक, चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्ट के प्रकार और इसके उदाहरण। वैद्युत अपघट्ट के टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो सीधा ध्यान रखें, वैद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पर, आयनन की मात्रा के आधार पर, कि कोई भी वैद्युत अपघट्ट जिसे हम जल में घोल रहे हैं वो कितना मतलब जो है टूट रहा है। अगर जो है पूरा मतलब लगभग 100% टूट रहा है, ठीक है, लगभग जो हम मान के चलते हैं 100% टूट रहा है, इसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसको कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट। और पूर्ण रूप से नहीं टूट रहा है, आसानी से नहीं टूट रहा है, उसका पूर्ण रूप से आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसको दुर्बल वैद्युत अपघट्ट
कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखो, टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो, बोर्ड परीक्षा में इनके प्रकारों पर वर्गीकरण पूछा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल वैद्युत अपघट्ट, जिनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। देखो, ये वे पदार्थ हैं जिन्हें पानी पे डालने पर ये 100% यानी कि पूरी तरह अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, और इनके लिए जो वियोजन की मात्रा यानी कि जो अल्फा का मान होता है, ध्यान रखें, वो 1 होता है, यानी कि अल्फा बराबर 1। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्टों के लिए अल्फा का मान होता है। ऑप्शन दे रखा होगा 1, 1 से अधिक, 1 से कम या 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट करना है? ए वाला। ठीक है, मतलब 1। ठीक है, या 100% होती है। इसमें बहुत तेज करंट बहता है। भाई करंट बहेगा ही, क्यों? पूर्ण रूप से आयोनाइज्ड हो रहे हैं। जब पूर्ण रूप से आयोनाइज्ड होंगे तो आयनों की संख्या ज्यादा होगी। आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो विद्युत धारा भी तेजी से बहेगी। उदाहरण क्या है? तो सभी प्रबल अम्ल, सभी प्रबल अम्ल, सभी प्रबल क्षार और सभी लवण किसके अंतर्गत आते हैं? प्रबल जो है वैद्युत अपघट्टों के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे ये सब प्रबल ही हैं। जैसे ये प्रबल अम्ल है, HCl है, H2SO4 है, इसी प्रकार नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, ये सब है। क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, कास्टिक कोडा, ये सब हमारे क्या है? प्रबल क्षार है। लवण में NaCl है और कॉपर सल्फेट है। ठीक है, जैसे इनको हम जल में घोलेंगे तो इनके जो विलयन बनेंगे वो सब विद्युत धारा के सुचालक होंगे, कंडक्टर की तरह काम करेंगे। ठीक, अब आ जाओ दुर्बल वैद्युत अपघट्ट यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसका उल्टा कर दो। ये वे पदार्थ है जिन्हें पानी पे डालने पर ये बहुत कम मात्रा में टूटते हैं, यानी कि इनका आयोनाइजेशन कम होता है, इसीलिए इनको दुर्बल कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे केवल 1% से 10% तक, ज्यादा नहीं टूटते हैं, 1% से 10% तक टूटते हैं। और इनके लिए अल्फा का मान काफी कम होता है, काफी कम, या इसको कह सकते हैं लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 भी इसको हम कह सकते हैं। और इनमें धीमा करंट बहता है। ठीक, क्योंकि आयन कम है। उदाहरण सभी दुर्बल अम्ल और सभी दुर्बल क्षार। ठीक है, सभी दुर्बल अम्ल में कौन कौन आते हैं? जैसे एसिटिक अम्ल, सिरका, कार्बोनिक अम्ल जो सोडा वाटर में होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? प्रबल वैद्युत अपघट्टों के प्रकार और उदाहरण हो गए। ठीक है, बहुत सरल है, इसमें कोई ज्यादा जटिलता नहीं है। हर एक बच्चा आसानी से समझ सकता है, चीजों को याद भी कर सकता है। ठीक, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लिखना है, पूछा जाता है इस स्लाइड में जो भी है इसको लिखना है। इस स्लाइड वाला लिख लेना है अपनी नोटबुक में। चलें, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। चलते चलते एक जरूरी बात देखें भाई, चलते चलते एक जरूरी बात देखो। देखो, अभी हमने पढ़ा विद्युत वैद्युत अपघट्ट, एक होता है वैद्युत अनअपघट्ट यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो वे सभी ठोस पदार्थ या यौगिक जो जल अथवा किसी अन्य विलायक में घोले जाने पर अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटते हैं, क्या कहलाते हैं? वैद्युत अनअपघट्ट कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, और क्यों नहीं? और इनका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत धारा का कैसा होगा? कुचालक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त आयन ही उपस्थित नहीं होंगे। भाई जब ये टूटेंगे ही नहीं जो है तो इनमें मुक्त आयन नहीं होंगे, मुक्त आयन नहीं होंगे तो विद्युत धारा की ये कैसे होंगे? कुचालक होंगे। देखो वही बात इसमें लिखी है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें पानी में घोलने पर वे बिजली पास नहीं होती है, उन्हें वैद्युत अनअपघट्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे चीनी है, यूरिया है, इन्हें पानी में घोलने पर आयन नहीं बनते हैं बल्कि ये अणुओं के रूप में ही रहते हैं। चीनी ले लें, यूरिया ले लें, ग्लूकोज ले लें, ये अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटते हैं। ठीक है, तो इसीलिए विद्युत धारा कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। देखो है, जैसे चीनी को इसमें घोला, इसमें हमने करंट पास किया, बाहर से जो है विद्युत धारा प्रवाहित की, बिजली पास नहीं होगी क्योंकि आयन नहीं बनते हैं, ये अणुओं के रूप में ही रहते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमें ये तो मालूम है कि वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, किसी ने पूछ लिया कि ये वैद्युत अनअपघट्ट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो बच्चा कहेगा अरे ये तो हमें बताया ही नहीं, जो है सर ने वैद्युत अपघट्ट बता दिया, वैद्युत अनअपघट्ट बताया नहीं। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी जरूरी है, इसको भी लिख लें, नोट करके जो है मतलब राइट डाउन करें। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं।
देखो अब आ जाते हैं हम वैद्युत अपघटन पे। बहुत जबरदस्त ये टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। हर एक बच्चा जो है समझेगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। समझने वाला टॉपिक है, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। क्योंकि हम जो है समझाने पे विश्वास रखते हैं, रटाने पे विश्वास नहीं रखते हैं। रटने वाला देखो कॉन्सेप्ट हम बच्चों को तभी कहते हैं जैसे कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है और हमारे पास अगर समय कम है, बोर्ड परीक्षा नजदीक है, कोई समझाने वाला नहीं है और हमें मालूम है कि ये क्वेश्चन अक्सर जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों से कहते हैं कि रट लो भाई, क्या करो, नंबर आ जाने चाहिए अच्छे भाई जो है। कुल मिला के चीजों को बाद में आगे समझ लेना अगर बाद में मौका लगे तो, नहीं तो प्रत्येक बच्चे को समझना चाहिए। 12th लेवल पे आके हाई स्कूल के बाद बच्चों को समझ समझ के चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। इससे पढ़ाई जो है इंटरेस्टेड हो जाती है, ठीक है, पढ़ाई में आनंद आने लगता है। चीज़ों को जितना आप समझेंगे, ठीक है, उतनी ही चीज़ें आपको आसान होती चली जाएंगी, समझती चली, आपको समझ में आने लगेंगी और पढ़ाई हमारे लिए उतनी ही आसान होती चली जाएगी। नहीं तो पढ़ाई आजकल के बच्चों को एक बोझ लगती है, उन्हें लगता है ये हमारे ऊपर एक बोझ है, ठीक है। तो पढ़ाई को बोझ नहीं बनाना है, ठीक है, चीज़ों को समझना है, अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं वैद्युत अपघटन क्या होता है। देखो भाई वैद्युत अपघटन, देखो इसके नाम पे जाना है, इसके हमें नाम पे जाना है। देखो कह रहे हैं वैद्युत अपघटन, वैद्युत का मतलब विद्युत धारा या बिजली की उपस्थिति और अपघटन का मतलब होता है टूटना, यानी कि बिजली की उपस्थिति में किसी यौगिक का अपने अवयवी आयनों में टूटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। कोई भी वैद्युत अपघट्य है जब उसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने अवयवी आयनों में टूटेगा, तो विद्युत धारा की उपस्थिति में उसका क्या हो गया, अपघटन हो गया। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। अब हालांकि इसको हमने समझाने के लिए बता दिया है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस की एक्चुअल परिभाषा नहीं है, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा डीप में घुसेंगे तो हम चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखें, लेक्चर को पूरा देखें, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब बिजली की उपस्थिति में अपघटन। देखो जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वैद्युत अपघट्य का अपने अवयवी आवेश विहीन घटकों, देखो यहाँ पर एक नई चीज हमने दिख रखी है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आवेश विहीन घटकों यानी कि तत्वों, गैसों, यौगिकों या अणुओं में टूटने या परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। वैद्युत अपघटन क्या है कि कोई भी वैद्युत अपघट्य है उसको हमने जल में ले जाके घोल दिया, जल में ले जाने पे घोलने पर उसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, करंट को पास किया बाहर से, एक्सटर्नल सोर्स से, तो हमने देखा कि पहले विद्युत अपघट्य जो होगा वो अपने अवयवी आयनों में टूटेगा। ये अवयवी आयनों में टूटने वाली जो प्रोसेस है इसको कहते हैं आयनीकरण यानी कि आयोनाइजेशन। ये वैद्युत अपघटन नहीं है, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या यही वैद्युत अपघटन है, नहीं, नॉट, ये वैद्युत अपघटन नहीं है, आयोनाइजेशन अलग है और इलेक्ट्रोलिसिस अलग है। अभी सब क्लियर कर देंगे, बेहतरीन सी स्लाइडें यहाँ पे लगी हुई हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा। आयोनाइजेशन अलग है और इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है, ठीक है। आयोनाइजेशन में आयन बनेंगे, ठीक है, और वैद्युत अपघटन में परमानेंट स्थायी हमारे जो है अणु, यौगिक या गैस या तत्वों का निर्माण होता है जो कि कैसे होते हैं, आवेश विहीन होते हैं। आयन कैसे होते हैं, आवेश युक्त होते हैं, धनायन युक्त होते हैं, ऋणायन युक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बात क्या लिखी, आवेश विहीन घटकों, इसीलिए हमने कहा इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वैद्युत अपघटन की परिभाषा। ये यहाँ पर अथवा करके जो परिभाषा हमने लिख रखी है ये एक्चुअल परिभाषा है जो वैद्युत अपघटन में रियल में होता है, ठीक है, उस आधार पे क्रिया विधि के आधार पर है। देखो विद्युत धारा के प्रभाव द्वारा किसी वैद्युत अपघट्य के मुक्त आयनों का अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करना तथा वहां पहुंचकर उदासीन यानी कि डिस्चार्ज होकर नए तत्वों के रूप में मुक्त होने की प्रक्रिया को ही वैद्युत अपघटन कहते हैं। अभी इसका हम चित्र बना के इसको समझाएंगे तो ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में हो जाएगी, एकदम सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, जो एक एक बात एक एक शब्द यहाँ से छूटेगी नहीं, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी केवल आप इतना जान लें कि ये हमने क्या लिखा दी है, परिभाषा लिखा दी, ठीक
ठीक है। चलें, अच्छा अब इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहले ये परिभाषा लिखना चाहें, ये अच्छी लगे तो ये लिख लें, नहीं तो ये लिख लें, ठीक है। दोनों में से कोई एक परिभाषा लिख दें, बोर्ड परीक्षा में या पेपर में एक से ही काम चल जाएगी। ये समझाने के लिए दो परिभाषाएं हमने लिख दी। ये क्रिया विधि के आधार पर है और ये थोड़ा जो वैसा आवेश विहीन जो घटक बनते हैं उसके आधार पर है, ठीक। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा सरल से सरल शब्दों में समझें, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स में समझें। पहले समझ लेते हैं सरल शब्दों में। इन सिंपल वर्ड्स देखो, विद्युत का मतलब होता है बिजली और अपघटन का मतलब होता है तोड़ना या अलग अलग करना, ठीक है। इसीलिए हमने इसको पहले ही बता दिया है। सीधी परिभाषा, बिजली की शक्ति से किसी रासायनिक घोल केमिकल को उसके असली तत्वों में तोड़ देने की क्रिया को ही विद्युत अपघटन कहते हैं। ये सरल शब्दों में हर एक बच्चा आसानी से समझ सकता है। हमने क्या कहा, अच्छा 6, 7, 8, 9 के बच्चे को हमारी क्लास में ला के बैठा दो तो वो भी आसानी से इन सब बातों को समझ जाएगा। आई बात समझ में? पढ़ाने का तरीका इस तरीके का है हमारा। तो इस तोड़ देने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा अब हम देखते हैं एक बेहतरीन सा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में परिभाषा वही है, समझाने के लिए लिखना चाहे तो लिख लें, अन्यथा इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, उदाहरण से समझे। अब यहाँ पर इन्होंने जो है बता रखा है आयनीकरण और विद्युत अपघटन में अंतर। पहले हम आयनीकरण और विद्युत अपघटन में अंतर कर लें, उसके बाद विद्युत अपघटन में एक्चुअल में क्या होता है उसकी क्रिया विधि को चित्र के द्वारा समझ लेंगे। देखो भाई, समझते हैं क्या कह रहे हैं। देखो उदाहरण से समझे, क्रिस्टल क्लियर लॉजिक है। पहली बात तो ये समझ लें कि आयनीकरण अलग है और विद्युत अपघटन अलग है। आयनीकरण में क्या होता है, आयनों का निर्माण होता है, धनावेशित और ऋणावेशित आयनों का निर्माण होता है। विद्युत अपघटन में क्या होता है, उदासीन आवेश विहीन तत्वों, यौगिकों, अणुओं या गैसों का निर्माण होता है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखें कि जो आयनीकरण होता है वो विद्युत धारा की अनुपस्थिति में होता है। विद्युत धारा की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। विद्युत धारा चाहे उसमें प्रवाहित की जाए या ना की जाए। जैसे आप नमक की कंकड़ी ले लीजिए, उसको पानी में ऐसे ही ठंडे पानी में उसको डाल दीजिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए, गर्म ना हो ऐसे डाल दो तो नमक जो होगा NaCl वो Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा, आयनीकरण हो जाएगा। लेकिन अब हमें अगर इसका विद्युत अपघटन कराना है, इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, तो हमें इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करानी पड़ेगी, ठीक है। अभी आगे सब क्रिस्टल क्लियर होगा। तो जो आयनीकरण है वो विद्युत धारा की अनुपस्थिति में भी हो सकता है, लेकिन विद्युत अपघटन सदैव विद्युत धारा की उपस्थिति में ही होता है। अच्छा, आयनीकरण जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है। जैसे Na+ यहाँ पे दे रखा है तो NaCl को हमने घोला यहाँ पर, ठीक है, तो ये Na+ और Cl- आयनों में टूट गया, तो ये क्रिया रिवर्सिबल हो सकती है, ठीक है। यानी कि ये वापस आपस में जुड़कर NaCl बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आयनीकरण है। कैसे बनेगा भाई, इसको पानी में घोला है, इसको आप गर्म कर दीजिए, पानी 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 सब उड़ा दीजिए, ये पास आते चले जाएंगे, पास आते चले जाएंगे, इनके बीच का आकर्षण बल काम करेगा, प्लस अट्रैक्शन करेंगे, वापस दोबारा से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठोस हमको NaCl दोबारा प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्यों कहा ये, इसीलिए रिवर्सिबल है, ठीक। जबकि विद्युत अपघटन अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है। एक बार अगर कोई आयन, कोई भी यौगिक अपने अवयवी घटकों में टूट गया तो फिर वो टूट गया, उसको वापस जो है वापस यौगिक में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं जो भी हमने लिखा है जल्दी से। मान लीजिए हम फिर से अपने चिर परिचित नमक NaCl का उदाहरण लेते हैं। देखो चलिए पहले हम देखते हैं आयनीकरण यानी कि आयोनाइजेशन। आपने सूखा नमक लिया और उसे पानी के गिलास में डाल दिया, पानी में जाते ही नमक का अणु NaCl में टूट गया। पानी चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे विद्युत धारा डाली गई हो ना डाली, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो टूट जाएगा डालते ही। और पानी में सोडियम आयन Na+ और क्लोराइड आयन तैरने लगेंगे। क्या यहाँ क्या हुआ, केवल आयन बने, केवल क्या बने, आयन बने।
कोई नई चीज नहीं बनी, पानी अभी भी नमकीन ही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। समीकरण ये दे रखा है, NaCl लिया, सॉलिड स्टेज में घोला, Na प्लस और Cl माइनस आयन बन गए, ये चित्र दे रखा है। अब आ जाओ विद्युत अपघटन, इसी के आगे प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपने उस नमकीन पानी के गिलास में, इसी में, ठीक है, इसी के आगे प्रोसेस, जैसे ये इसी को उठाया हमने और इसमें हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड लगाया, एनोड लगाया, इन दोनों को बैटरी के प्लस और माइनस पॉइंट से जोड़ा और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। ठीक, अब देखो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो धनायन होंगे और जो ऋणायन होंगे वो अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगेंगे। ठीक है, और वहां पर जाके अपने आवेश को न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, अपने आवेश को न्यूट्रल कर देंगे और न्यूट्रल करने पर स्थायी यौगिकों, तत्वों, अणुओं या गैसों का निर्माण कर देंगे। ठीक, चलिए देखो, अब आपने उस नमकीन पानी के गिलास में 2 इलेक्ट्रोड तारें डाली और उसे बैटरी से जोड़कर करंट चालू कर दिया। पानी के अंदर तैर रहे आयन इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। कैथोड पर सोडियम का असर दिखेगा और एनोड से क्लोरीन गैस उड़ने लगेगी। ठीक है, अभी कैथोड एनोड है, ये भी चित्र बनाएंगे तो उसमें हम अच्छे से बता देंगे। ठीक है, देखो ये है, यहाँ क्या हुआ, बिजली ने उन तैरते हुए आयनों का अस्तित्व ही बदल दिया और उन्हें बिल्कुल नए पदार्थों, सोडियम धातु और क्लोरीन गैस में बदल दिया। तो देखो भाई, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हुआ कि इसमें हमने घोला NaCl और हमें विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर क्या मिला, इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर मिला हमको सोडियम धातु और एनोड पर हमको मिली क्लोरीन गैस। भाई नया तत्व बन गया, नई गैस बन गई। तो क्या है, ये स्थायी बन गए, सोडियम अब बन गई। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो सोडियम यहाँ पर इकट्ठी हो गई, ये यहाँ पे बुलबुलों के रूप में क्लोरीन गैस निकल रही है। ठीक है, ये देखो क्लोरीन गैस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे विद्युत अपघटन। तो आयनीकरण अलग है, विद्युत अपघटन अलग है। हाँ, ये बात है कि विद्युत अपघटन के लिए आयनीकरण जरूरी है और आयनीकरण पहले होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आयनीकरण नहीं हुआ विद्युत अपघटन हो जाए, नहीं, पहले कोई भी विद्युत अपघट्य है उसका आयनीकरण होगा, पहले उसके आयन बनेंगे, आयन के बाद जब उस आयनित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तब वो अपने स्थायी तत्वों, यौगिकों या गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, एक बार जो यहाँ पे बन गया सो बन गया, अब इसको रिवर्स करके वापस हम सोडियम क्लोराइड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विद्युत अपघटन। ठीक, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आयनीकरण वर्सेस विद्युत अपघटन, आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी आपसे पूछा जाए, चाहे आप किसी भी कोचिंग में हो या स्कूल में हो, कोई भी आपसे पूछे जाए, पेपर में हो, तुरंत बताएं कि आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोलिसिस अलग है। आज भी बहुत से बच्चे हैं जो कि 12th पास हैं लेकिन वो आयनीकरण और इलेक्ट्रोलिसिस में अंतर नहीं जानते हैं, उनके नज़रिए में ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। यहाँ तक कि कुछ मतलब ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, अब जो चीज़ रियल है वो तो है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो आयनीकरण और इलेक्ट्रोलिसिस को जानते तो हैं लेकिन बच्चों को बताते नहीं, बच्चों को बताते नहीं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो उनमें मतलब अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आप हमसे पढ़ रहे हैं, रतन सर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं एकदम। देखो, सीधे शब्दों में कहें तो आयनीकरण का मतलब है सिर्फ आयनों का बनना, टूटना, जबकि विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि बिजली की मदद से उन आयनों को पूरी तरीके से नए पदार्थों में बदल देना, उन्हें खत्म करो पूरा खेल। ठीक है, आयन जो है वो वापस हो सकता है जुड़ के फिर बना दे, वही होगी, उनने कि आयन ही खत्म करो, इनके ऊपर चार्ज डिस्ट्रॉय करो, चार्ज को उदासीन करो और इनको एक नया तत्व बनाओ, नया यौगिक बनाओ। ठीक है, चलें अच्छा, तो ये सब समझाने के लिए है, ये बच्चों के ऊपर हम छोड़ रहे हैं, अगर उनको सही लग रहा है
तो ये लिख सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें, अपने इसको रीड आउट करते रहें, ठीक है, जब अपने टाइम मिले तो देख लें। अब हम देख लेते हैं मुख्य अंतर ताल का क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं आयनीकरण और विद्युत अपघटन में। देखो बिंदु बिजली की आवश्यकता आयनीकरण में, इसमें बिजली की कोई जरूरत नहीं होती, जैसा हमने बताया। विद्युत अपघटन, बिना बिजली के विद्युत अपघटन संभव ही नहीं है। यह कब होता है? जैसे पदार्थ को पानी में घोला है, पिघलाया जाता, तुरंत हो जाता है। पानी चाहे गर्म हो, चाहे ठंडा हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे उसको डालोगे वैसे उसमें तुरंत आयोनाइजेशन हो जाएगा। ये कब होगा? जब विलयन में इलेक्ट्रोड डाल के करंट प्रवाहित किया जाता है, तब यह होता है। ये क्या होता है? उदासीन अणु केवल अपने आयनों में ही अलग अलग हो जाते हैं, केवल आयन बनते हैं। इसमें आयन इलेक्ट्रोड पर जाके अपने चार्ज खो देते हैं और नए तत्व एवं गैस बनते हैं। ठीक, ऊर्जा का रूप यह एक भौतिक रासायनिक क्रिया है, प्रायः स्वतः होने वाली है, स्वतः होती बिना ऊर्जा लगे। इसमें ऊर्जा लगती है, इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, अभी हम वहां पर समझाएंगे। ठीक है, आयनीकरण बिना बिजली के स्वतः आयन बनते हैं, यहाँ बिजली की सहायता से रासायनिक परिवर्तन होकर नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो चलें, अच्छा ये अंतर जरूर लिख लें। ठीक है, ये अंतर जरूर लिख लें, आयनीकरण में अंतर और विद्युत अपघटन में अंतर। ठीक, चलें, अच्छा अब आ जाओ विद्युत अपघटन की क्रिया विधि। ठीक है, विद्युत अपघटन की क्रिया विधि। चलें, अच्छा इसके लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन किए देते हैं, उसके बाद जो है ये सब क्रिया विधि लिख के लाए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, सब एक बार में रीड आउट करेंगे, सब क्रिस्टल क्लियर होगा। चलें, अच्छा देखो, देखें यहाँ लाइटिंग तो ज़्यादा नहीं है, चलो लाइटिंग तो खैर सही है। चलो भाई देखो, हमें क्या करना है, हमें एक वैद्युत अपघट्ट लेना है और हम यहाँ वैद्युत अपघट्ट के रूप में नमक को लेंगे। ठीक है, नमक को पानी में घोलेंगे और वैद्युत अपघट्ट का नमक का घोल तैयार करेंगे। ठीक है, यानी कि वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन तैयार करेंगे। ठीक है, फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि उसका वैद्युत अपघटन कराएंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं, हमारे साथ डायग्राम भी बच्चे बनाते चले साथ साथ, नहीं तो पहले समझें, पहले चीज़ों को समझें, डायग्राम हालांकि बाद में भी बना लेना। ठीक है, देखो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे। ठीक, एक हमने यहाँ पर पात्र ले लिया है। ठीक है, और इस पात्र में हमने क्या किया है, पानी भरा। ठीक, इस पात्र में हमने पानी भर लिया है, पानी को ले लिया, आप आवश्यकता अनुसार जितनी भी मात्रा हमको समझ में आई है उतना हमने यहाँ पर पानी ले लिया है। ठीक, और इस पानी में हम क्या करेंगे, नमक को घोलेंगे। किसको घोलेंगे, नमक को। नमक लेके आए और उस नमक को इसमें ले जाके हम क्या करेंगे, घोल देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, NaCl का घोल बनाएंगे। ठीक है, NaCl का विलयन। ठीक, कैसे बनेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, नमक लेके आएंगे NaCl और इसको लाके इसमें यहाँ पर डाल देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, NaCl का ये विलयन बन जाएगा, यानी कि नमक का घोल बन जाएगा। ये जो घोल होगा ये एक वैद्युत अपघट्ट का विलयन है। ये किसकी तरह काम करेगा, वैद्युत अपघट्ट का विलयन। तो ये हमारा जो होगा वो वैद्युत अपघट्ट का विलयन होगा। ठीक है, क्योंकि NaCl अपने आप में क्या है, वैद्युत अपघट्ट है, तो उसका हमने विलयन तैयार कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको मतलब नमक को ले जाके इस पानी में घोलेंगे, क्या होगा, आयनीकरण होगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि जो नमक होगा वो हमारा किस में टूट जाएगा, वो हमारा टूट जाएगा Na+, अलग कलर से यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, Na+ और जो है Cl+ आयनों में, Cl- आयनों में ये टूट जाएगा। तो जगह जगह पे हम क्या कर रहे हैं, ये बनाए दे रहे हैं, 2-4 समझाने के लिए। ठीक है, अलग अलग कलर यूज किए ले रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, ये क्लोराइड आयन हमने यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने नमक को ले जाके जो है पानी में घोला, NaCl का हो गया आयोनाइजेशन। क्या हुआ आयोनाइजेशन में, देखिए जरा, हमने लिया NaCl, हमने लिया NaCl। ठीक, और इस NaCl को
हमने ले जाके पानी में घोल दिया, ठीक, और इसका हो गया आयोनाइजेशन, यानी कि ये Na+ और Cl- आयनों में टूट गया। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? आयनीकरण। ध्यान से समझते रहना बातों को बच्चों। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? आयनीकरण। ये आयनीकरण है, केवल हमने पानी चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो कैसा भी हो, जैसे ही लाके इसमें डालेंगे ये आयनों में टूट जाएगा, Na+ और Cl- आयनों में। ये आयनीकरण हो गया, ठीक। आयनीकरण यहाँ पर हो गया अब, ठीक। उसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे? अब इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद उन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक जो है बैटरी से जोड़ेंगे। तो देखो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड लगाने के लिए हम यहाँ पर कलर चेंज करिए ले रहे हैं कि मान के चलो हमने यहाँ पर 2 क्या किए? इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। ये हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, ठीक। ठीक, ये हमने क्या किए? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक। अब इन 2 इलेक्ट्रोडों को हम क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से जोड़ेंगे। इन 2 इलेक्ट्रोडों को आपस में एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। इसके लिए हम एक बाहर से एक बैटरी को यूज में लेंगे, ठीक है। इसमें बैटरी का जो एक सिरा होगा वो प्लस वाला होगा और एक सिरा जो है वो माइनस वाला होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे करके जोड़े दे रहे हैं, ठीक है। इसको करके यहाँ पे ऐसे जोड़े दे रहे हैं। इस सिरे को माने ले रहे हैं कैथोड, यानी कि कैथोड का मतलब ये होता है जिसपे हमारा ऋण आवेश हो, और इस सिरे को हम माने ले रहे हैं प्लस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किए? 2 हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे, इस इलेक्ट्रोड का हम नाम रखेंगे, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे कैथोड। क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। अभी हम बताएंगे कैथोड किसे कहते हैं, ठीक है। और ये कैसा उसके ऊपर चार्ज है? इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये बैटरी के माइनस एंड से जुड़ा है, ठीक। और इस काले वाले इलेक्ट्रोड को हम नाम देंगे एनोड। इसको हम क्या नाम देंगे? एनोड नाम देंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान दें। इसको क्या नाम देंगे? एनोड। और ये हमारा होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो एनोड होगा पॉजिटिव और कैथोड होगा निगेटिव। आई बात समझ में? तो इस तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो कहने मतलब ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो जैसे इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। बैटरी हमने यहाँ पे जोड़ दी है। बैटरी को जोड़ने पर अब हम इसमें क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे इसमें करंट प्रवाहित होगा वैसे ही इसमें जो विपरीत आवेश वाले जो आयन हैं, ध्यान से समझे रहना बात को, विपरीत आवेश वाले जो आयन हैं वो अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। अब जरा हमें बताएं, सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। क्यों? कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज है। तो ये वाला जो आयन है वो इस तरफ जाएगा, ठीक, यानी कि सोडियम आयन कैथोड की तरफ जाएगा। और जो क्लोराइड आयन होंगे जिनके ऊपर कैसा चार्ज है? निगेटिव, वो किस तरफ जाएंगे? वो जाएंगे एनोड की तरफ। आई बात समझ में? तो विद्युत अपघटन की प्रोसेस में क्या होगा? विद्युत अपघटन की प्रोसेस में जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जो आयन्स होंगे, जो धनायन होंगे, जो ऋणायन होंगे, वो अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगेंगे। इस प्रोसेस को हम आयनों का गमन कहते हैं, मोशन ऑफ द आयन्स कहते हैं। ये क्रिया विधि है, ठीक है। अब यहाँ पर जाके जमा होने लगेंगे इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये जैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सोडियम आयन है तो ये सोडियम आयन जो है यहाँ पर जाके जमा होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन यहाँ पर जाके इस कैथोड पर जाके जमा होगा, यानी कि यहाँ पर तो ये गैस के रूप में बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जमा होने लगेंगे। अच्छा, उससे पहले कुछ बच्चे अगर ज्यादा ही कमजोर हैं तो वो नहीं जानते होंगे। जैसे यहाँ पे एक बात हम बता देना चाहें कि जो प्लस वाला जो धनायन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। और जो माइनस वाला ऋणायन होता है उसको हम एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं, ठीक। और एनायन गति करता है एनोड की तरफ,
ध्यान देना इस बात को, ये बेस है, बेसिक है। एनायन गति करता है एनोड के ऊपर, क्योंकि एनायन के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और ये विपरीत आवेश की तरफ जाएगा। एनोड के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, कैटायन के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ठीक। तो ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है, कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब जरा हमें यहाँ पर ये बताएं कि जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन के ऊपर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब ये है कि सोडियम आयन अपने इलेक्ट्रॉन को खोकर आया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसलिए इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। इसका क्या फायदा है, ये क्यों जा रहा है, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ माइनस 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 चार्ज। माइनस चार्ज क्यों है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इसलिए यहाँ पर ये सोडियम आयन इसलिए जा रहा है ताकि ये अपनी इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति को पूरा कर सके। तो यहाँ पे जब ये पहुँचेगा तो ये सोडियम आयन यहाँ से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसका चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल। कैसे लेगा अभी हम बताएंगे, इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम की रिएक्शन बताएंगे, ठीक है, अभी समझ लें। तो ये Na+ यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सोडियम धातु के रूप में यहाँ पे जमा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आवेश रहित हो जाएगा, आवेश विहीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, जो भी कह पाओ, ठीक है, वैसा हो जाएगा ये, ठीक, और जमा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसी प्रकार से क्लोराइड आयन, इसके ऊपर Cl- नेगेटिव है इसका पास, इसका मतलब क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये जाएगा प्लस वाले के पास। प्लस वाले के पास क्यों, क्योंकि इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसीलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो क्लोरीन यहाँ पे पहुंचकर अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, त्याग देगा, और त्यागने के पश्चात क्लोरीन गैस के रूप में उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा जो है वैद्युत अपघटन की क्रिया विधि। क्या होगी, वैद्युत अपघटन की क्रिया विधि। अच्छा, इसकी दो रिएक्शनें होती हैं, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दो रिएक्शनें हम बता देते हैं। इसकी दो रिएक्शनें होती हैं, पहला होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अब इसकी क्रिया विधि में देखो विद्युत अपघटन में क्या क्या होता है उसको हम समझने चल रहे हैं, ठीक है, इसको हम हटाए दे रहे हैं, ठीक। देखो, विद्युत अपघटन में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, पहला होगा आयनों का माइग्रेशन, जिसको कहते हैं मोशन ऑफ द आयंस। क्या कहते हैं, मोशन ऑफ द आयंस, मोशन ऑफ द आयंस, ठीक है, मतलब आयनों का गति करना। जैसा हमने बताया कि सोडियम आयन गए कैथोड की तरफ, क्लोराइड आयन गए एनोड की तरफ, इसको कहते हैं आयनों का गति करना या आयनों का गमन, ठीक है। पहला तो ये होगा विद्युत अपघटन में, ठीक है। अब इसमें क्या होगी, उसके बाद इसमें होंगी दो रिएक्शनें, मतलब इसमें कुछ रिएक्शंस होंगी। क्या होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, रासायनिक अपक्रियाएं होंगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होंगी, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होंगी। कितने टाइप की होंगी, दो टाइप की होंगी, दो टाइप की इसमें केमिकल रिएक्शन होंगी, ठीक है। एक को हम यहाँ पर नाम देंगे, देखो, एक को नाम देंगे रिडक्शन, एक को नाम क्या देंगे, रिडक्शन। इंग्लिश में वो हिंदी में इसको कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब सर हमें ये बताइए कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमें ये नहीं मालूम है। तो कोई बात नहीं है, हम किस लिए हैं, हम बताएंगे। तो देखो होता क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है। रिडक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई परमाणु या कोई अणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, इलेक्ट्रॉन दान कर दे, तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब जब कोई तत्व या यौगिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो हम कहते हैं उसका अपचयन हो गया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर में ही नहीं, आगे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं यही बात काम में आएगी। ये बात हम रोज रोज नहीं बताएंगे, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ये बात नोट डाउन कर लें अगर नहीं मालूम है, कि इलेक्ट्रॉनों का त्यागना
ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है और किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में? तो ये बात हमने बता दी है, कान खोल के सुन ले, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर ले, रोज रोज नहीं बताएंगे, ठीक है। चलें, अच्छा रिडक्शन देखें। अब जरा हमें ये बताएं, हम सोडियम आयन की बात करते हैं। देखो सोडियम आयन की यहाँ पे बात करते हैं कि जो सोडियम आयन है Na+, ये कहाँ गया था? ये कहाँ गया था चित्र में? किसके इलेक्ट्रोड की तरफ गया था? कि सर ये कैथोड की तरफ गया था। किसकी तरफ गया था? कैथोड के ऊपर। क्यों? कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक। अब कैथोड की तरफ जाकर इसने क्या किया? कैथोड की तरफ जाकर इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन कर लिया ग्रहण, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसका ये चार्ज हो गया न्यूट्रल। भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसका चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल, ये आवेश विहीन हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा सोडियम धातु में, यानी सॉलिड अवस्था में जमा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक चमकीली धातु के रूप में हमको जो है कैथोड पर जमा हुआ दिखेगा। ये जमा होगा वहाँ पर इकट्ठा होगा, अभी चित्र हम दिखाएंगे, ठीक है, जो हम बनवा के लाए हैं तो उसमें हम दिखाएंगे ये वहाँ पे जमा था, ठीक है, वहाँ पे जमा हो जाएगा। अब जरा हमें ये बताएं कि यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ है? सोडियम का रिडक्शन हुआ ही नहीं हुआ? देखो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व के द्वारा, यौगिक के द्वारा, अणु के द्वारा, आयन के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो इसका मतलब कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये बात ध्यान रखें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार ये बात आगे क्लास काम में आएगी, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होता है, ठीक। आई बात समझ में? अब आ जाओ ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन के लिए देखें, जो क्लोराइड आयन है Cl- है, वो किस तरफ गए थे? वो हमारे गए थे एनोड की तरफ। किस तरफ गए थे? एनोड की तरफ। एनोड के ऊपर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों का दिखता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इस कंडीशन में यहाँ पर हम 2 Cl- इकट्ठे लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे Cl2 गैस निकालनी है, इसलिए यहाँ पे 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और ये किस में चेंज हो जाएगा? Cl2 गैस में। Cl2 गैस हवा में चली जाएगी, बुलबुलों के रूप में उड़ती हुई दिखाई देगी। ये हो गया हमारा पूरा विद्युत अपघटन। बस यही विद्युत अपघटन है, यही विद्युत अपघटन की क्रिया विधि है। तो विद्युत अपघटन की ये 2 रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक को रिडक्शन कहते हैं, एक को ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन कैथोड पर होता है और ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। बहुत अच्छे से हमने समझा दिया है। अगर अभी समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके बैक करके एक बार हमारे द्वारा हमारे मुंह से निकली हुई बातों को सुन लें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम समझाएं और समझ में ना आए, ठीक है। चलें, अच्छा फिर देखें, अब इन दोनों रिएक्शंस को मिला के, मालूम है हम क्या कहते हैं बच्चों? इन दोनों रिएक्शंस को मिलाकर हम एक नाम देते हैं। इन दोनों रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखें, दोनों रिएक्शनों को सामूहिक रूप से कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कैसे नाम दिया गया? इसका उठा लो रेड और इसका उठा लो ऑक्स, तो रेडॉक्स हो गया, ठीक। क्योंकि इस पूरे सिस्टम में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों रिएक्शनें चल रही हैं, इसलिए सामूहिक रूप से इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा विद्युत अपघटन की ये पूरी क्रिया विधि हो गई, जिसको हमने समझाया, ठीक है। अब इसी को हम आगे पीछे बैक करके स्लाइड्स में भी देखेंगे और अच्छी तरीके से इसकी सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। ये समझाने के लिए हमने बताया। हो सकता है कि इसमें कुछ बातें हो सकता है हमारे माइंड से अभी स्किप कर गई हो बताने के लिए, लेकिन आगे जैसे हम लेक्चर लेंगे तो उसमें ध्यान आएगा तो उन बातों को भी इसमें ऐड कर दिया जाए। बाद बाकी जो भी है वो सब है, अभी हमारी थ्योरी में भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो देख लो भाई, यहाँ पे ये परमानेंट हमारी सोडियम धातु मिल रही है, ठीक है, क्लोरीन गैस यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। विद्युत अपघटन का सीधा मतलब है कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट का अपने अवयवी आवेश विहीन घटकों में परमानेंटली टूट जाना। देखो ये आवेश विहीन टूट गया, जो NaCl हमने लिया था, NaCl वो Na सोडियम धातु में क्लोरीन गैस में टूट गया। बस यही विद्युत अपघटन है, विद्युत धारा के प्रभाव में ये हो रहा है, ठीक है। चलें, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सेव किए लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएं जरा, देखो भाई वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि। देखो अभी हमने चित्र बनाया था, लगभग यही वाला चित्र हमने बनाया है, ठीक है। देखो यहाँ पे दो क्या ले लिया, एक हमने जो है नमक का विलयन ले लिया, नमक के विलयन में देखो आयन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो कैथोड लगा दिया, ये एनोड लगा दिया, कैथोड के ऊपर निगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी से हमने इसको जोड़ रखा है। तो क्लोराइड आयन देखो यहाँ पर जा रहे हैं इसकी तरफ, देखो ठीक है, ये थोड़ा गलत इमेज लग गई है, समझ लो, ठीक है। इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं, देखो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ऐसे करके भी हम दिखा सकते हैं, ठीक। इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे साइन बना सकते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी तरफ कौन आएगा, Cl माइनस, निगेटिव वाले आएंगे, ठीक है। इसके पास कौन जाएगा, इसके पास सोडियम आयन जाएंगे, यहाँ सोडियम आयन जमा होगी, ठीक है। चलो अच्छा आगे देखते हैं। ये तो अंतर वाला हो गया, ये देखो यहाँ पे भी दे रखा है भाई, चित्र है, ठीक है। अगला देखो वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि, जो भी अभी हमने समझाया है भाई यहाँ पर अच्छे से लिख रखा है। चलिए देखो इसमें क्या कह रहे हैं भाई, समझ लेते हैं अच्छे से। देखो वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान से सुने। देखो हम जानते हैं कि वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघट्ट में वैद्युत अपघट्ट के आयनीकरण से प्राप्त हुए आयन नहीं, हम जानते हैं कि जब हम किसी भी वैद्युत अपघट्ट को जल या किसी अन्य विलायक में घोलते हैं तो उसका आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन से जो हमको आयंस प्राप्त होते हैं, वही आयंस विद्युत की उपस्थिति में अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं, जिसे आयनों का गमन, मोशन ऑफ आयंस कहते हैं। जैसा कि हमने बताया, जैसे ही आप उसमें इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जो आयंस होंगे वो अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगेंगे। जैसे जो कैटायन होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा, एनायन होगा एनोड की तरफ जाएगा। ये बात ध्यान रखें, इसको हम मोशन ऑफ द आयंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा देखो सारांश, वैद्युत अपघटन में आयनों का गमन इलेक्ट्रोड के विपरीत आवेश की ओर होता है, जिससे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक। ये देखो सेम लगभग वही चित्र लगा हुआ है जो कि हमने बताया है। धनायन ऋणात्मक कैथोड की ओर गति करते हैं और ऋणायन धनात्मक एनोड प्लस की ओर गति करते हैं। सीधा ध्यान रखें, कैटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ, ठीक। चलें अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत जल्दी अब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब समझा रखा हमने बस वही यहाँ लिखा है। देखो वैद्युत अपघटन के दौरान निम्न दो प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं, या वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि में दो क्रिया होती हैं, दो प्रकार की क्रिया होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अभी हमने बताया था इन दोनों को सामूहिक रूप से रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं, पहला होता है अपचयन यानी कि रिडक्शन। क्या होगा, इस अपक्रिया के दौरान धनावेशित आयन यानी कि कैटायंस अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं, जिससे क्या होता है, और वहां पे मतलब ये जमा हो जाते हैं, वहां पर जमा हो जाते हैं, वहां पर जो कैथोड है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर इनका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है और उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन कट कर रखी है, पूरा नहीं लिखा है। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड इसको कहते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने बताया वही लिखा है कि इस अपक्रिया में कैटायन कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयित हो जाते हैं और शुद्ध धातु या अन्य किसी तत्व में बदल जाते हैं जो कि आवेश विहीन होते हैं, ठीक है। इसी को यहाँ पे पूरा लिखा गया है, ठीक है, ब्रेक करके लिख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। ऑक्सीकरण देखें, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इस अपक्रिया के दौरान ऋणावेशित आयन यानी कि एनायन अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ गमन करते हैं। इस अभिक्रिया में एनायन एनोड को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। भाई यहाँ पर क्लोराइड आयन है, अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी, हमारे पास अधिकता है, लो भाई हमारे इलेक्ट्रॉन ले लो। और जैसे इलेक्ट्रॉन जब ये त्यागेगा तो इसका होगा ऑक्सीकरण। तो इसीलिए हम कहते हैं कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और स्वयं किसी तत्व या आवेश विहीन गैस में बदल जाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा गया, ये कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा देखो, इस अभिक्रिया में एनायन एनोड को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं और स्वयं किसी तत्व या आवेश विहीन गैस में बदल जाते हैं। जो हमने समझा दिया है वही यहाँ पर लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो विद्युत अपघटन की क्रिया विधि के दौरान दो क्रियाएं होती हैं, पहला अपचयन और दूसरा ऑक्सीकरण। अपचयन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। ऑक्सीकरण कहाँ होता है, एनोड पर होता है। इस बात को ध्यान रखें। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन, यहाँ पे सचित्र वर्णन दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे NaCl को आधार बनाया गया है, चित्र में दर्शाए गए लेवल जैसे एनोड, कैथोड, Na+, ठीक है, और Cl- NaCl का विलयन। जैसे हम क्या करेंगे, देखो पहले होगा आयनीकरण, तो यहाँ पे आयनीकरण को पहले दिखाया गया है कि हमने नमक लिया, नमक को ले जाके जल में घोला, वो Na+ और Cl- आयनों में टूट गया। ये हो गया आयनीकरण यानी कि आयोनाइजेशन, ठीक। आयोनाइजेशन के बाद अब उसमें क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोड लगा देंगे, एनोड लगा देंगे और कैथोड लगा देंगे। Na+ कैथोड की तरफ, Cl- एनोड की तरफ जाएगा। इसको मोशन ऑफ द आयंस कहेंगे। यहाँ कैथोड पर रिएक्शन होगी, कैथोड पर होगा रिडक्शन, एनोड पर होगा ऑक्सीकरण, ठीक है। देखो सोडियम आयन है, कैथोड की तरफ जाएगा और ये सोडियम आयन कैथोड पे पहुंचकर इलेक्ट्रॉन लेगा और जो है Na यानी कि सोडियम धातु के रूप में जमा होगा। Na+ आयन कैथोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और तत्व सोडियम के रूप में निकलता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। दूसरा देखें, क्लोराइड आयन एनोड पर जाएगा, एनोड पे पहुंच के दो क्लोराइड के आयन जो होंगे दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे यानी कि ये निकल जाएंगे, ठीक है, और ये Cl2 गैस के रूप में इसके बुलबुले देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लोराइड आयन एनोड पर पहुंचकर ऑक्सीकरण होता है, दो Cl- आयन मिलकर दो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, देखो एनोड पर होगा ऑक्सीकरण और कैथोड पर होगा अपचयन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। हालांकि आगे हम जब डिटेल में चीजें पढ़ेंगे तो हमें चीजें और भी समझ में आएंगी, ठीक है। अभी केवल इतना जान लें कि एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर रिडक्शन। कैसे इसको याद रखेंगे, तो इसकी ट्रिक बना लें। जैसे कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो Cr, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो बना लें AO यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन। Cr और AO इनको याद कर लें, Cr और AO नहीं भूलेंगे, ठीक। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो भी हमने बताया है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। वैद्युत अपघट्य के कुछ सामान्य उदाहरण यहाँ पे दे रखे, नमक वाला देखें। किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत अपघट्य आसानी से मतलब जो है अपघटन कराया जा सकता है। जैसे नमक का आप जलीय विलयन ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का जलीय विलयन लेंगे, उसमें आप आसानी से वैद्युत अपघटन करा सकते हैं, ठीक है। नमक के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन देखें। नमक के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर निम्न अपक्रियाएं होती हैं। वही निम्न अपक्रियाएं होंगी, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। रिएक्शन 1 इसको हम कहते हैं रिडक्शन। सभी Na+ आयन जो होंगे वो कैथोड की तरफ गमन करने लगते हैं और यहाँ वहां पहुंचकर धातु के रूप में जमा होने लगते हैं। ये रिएक्शन दे रखी है। Na+ आयन कैथोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और तत्व सोडियम के रूप में निकलता है। रिएक्शन 2 जिसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, सभी क्लोराइड आयन एनोड की तरफ पहुंचकर अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर तीखी गंध वाली क्लोरीन गैस में बदल जाते हैं। ये रिएक्शन दे रखी है। क्लोराइड आयन एनोड पर पहुंचकर उनका ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि क्लोराइड आयन आपस में मिलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और क्लोरीन गैस के रूप में निष्कासित होते हैं, ठीक है। तो ये जो है NaCl नमक के लिए यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। तो नमक का उदाहरण दे सकते हैं, बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। इसी प्रकार HCl का भी दे सकते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का जब देंगे तो HCl को जल में घोलेंगे, वो H प्लस और Cl माइनस आयनों में टूटेगा, H प्लस जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऋण आवेश है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, दो मतलब जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिए जाएंगे, दो प्रोटॉन होंगे, जैसे दो प्रोटॉन हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये किस में चेंज हो जाएंगे, H2 में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की गैस निकलेगी कैथोड पर। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो Cl नेगेटिव होंगे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन मतलब ये निकाल देंगे, दो इलेक्ट्रॉन जो है ये निकाल देंगे, ठीक है, लेंगे नहीं, निकाल देंगे, और Cl2 के रूप में यहाँ पर इनका डिपोजिशन हो जाएगा, यानी कि गैस के रूप में ये उड़ जाएंगे, ठीक है। तो HCl का भी ले सकते हैं, देखो इसी प्रकार HCl का जलीय विलयन होने पर कैथोड पर हाइड्रोजन तथा एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कैथोड पे वही रिडक्शन होता है, प्रोटॉन जो है कैथोड पे जाएंगे, रिडक्शन होगा, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएंगे। ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, क्लोराइड आयन एनोड पे जाएंगे, दो क्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लिखा गया, ये बात ध्यान रखें, एनोड पर प्रोटॉन आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, क्लोराइड आयन एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन गैस बनाते हैं, ठीक। तो ये एक दूसरा उदाहरण है, उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, लेकिन दो उदाहरण हमारे पास पर्याप्त है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। चले आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी हमने यहाँ पर बताया है, जो भी हमने यहाँ पर बेसिक बताया है कि वैद्युत अपघटन क्या है, अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और जो भी हमने बताया है उसको सही से समझे, समझ में तो जरूर आएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लें, ठीक है, पहले हमने समझा दिया, उसी को हमने यहाँ पर थ्योरी उसकी लिख दी है, ठीक है, बहुत सरल है, ठीक है। आयनीकरण और वैद्युत अपघटन में अंतर ध्यान रखें, ठीक है। वैद्युत अपघटन में बस दो ही काम होने हैं, एक तो आयनों का गमन होना है, आयनों के गमन में जो धनायन होंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे, जो ऋणायन होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। दो टाइप की इसमें रिएक्शंस होती हैं, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसे कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई तत्व या यौगिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसको अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, और जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन जो है त्याग देता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक। चलें, अच्छा आगे किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। हालांकि अभी इसमें रह गया है विद्युत अपघटन के उत्पाद क्या क्या हो सकते हैं, और विद्युत अपघटन के उत्पाद को प्रभावित करने वाले कारक, और विद्युत लेपन के बारे में जानेंगे। विद्युत लेपन भी इसी टेक्निक के द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लांटिंग, जिसमें एक धातु की छड़ हम यहाँ पे लेते हैं, उस धातु के ऊपर एक दूसरी धातु की पतली सी परत चढ़ा देते हैं, फिल्म चढ़ा देते हैं, उसको विद्युत लेपन कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लांटिंग कहते हैं। तो अगली लेक्चर में, अगली क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, ठीक है। और अगली क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है, एक बेहतरीन थॉट्स के साथ। चलें, अच्छा, धन्यवाद।